नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म द स्कूल एजुकेशन अड्डा पर। मेरा नाम है हेमलता जैन और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास का ज्योग्राफी। जैसा कि बच्चों हम अपने पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, सिलेबस में या आपके जो पाठ्यक्रम है उसमें कौन कौन सी इकाइयां दी हुई है और उसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमें चीजें पढ़नी क्या है, हमें आगे कौन कौन सी चीजें किस तरह से पढ़नी है, कौन कौन से सब्जेक्ट है, सॉरी कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु है या कौन कौन से नाम है जिनके बारे में हमें पढ़ना है, समझना है, देखना है। तो बच्चों, जैसा कि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, क्या कहीं ना कहीं इसका पहला ही जो हमारा चैप्टर है वो हम देखने वाले हैं। तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका 12वीं क्लास का जो 12वीं कक्षा का जो भूगोल विषय है उसमें आपको क्या पढ़ना है। उसमें आपको, जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है, आपको मानव भूगोल पढ़ना है। तो आप इस कक्षा में, या मैं कहूँ जो 12वीं कक्षा में आपका जो भूगोल है उसमें कहीं ना कहीं आप जो भी चीजें पढ़ेंगे उसमें आप ह्यूमन से रिलेटेड या मैं कहूं मानव से संबंधित भूगोल के विषय के बारे में ही पढ़ेंगे। भूगोल में आपका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु कौन होगा? वो होगा आपका मानव। मानव भूगोल है ना, तो मानव ही केंद्र बिंदु होगा। कौन होगा भैया? मानव होगा आपका केंद्र बिंदु, है ना। देखो, बच्चे आते ही नहीं है, एडमिशन ले लेते पर आते नहीं है, कितनी गलत बात है ना। अच्छे से आप लोग क्लास में आया करिए, टाइम पर आइए, क्योंकि अभी जो पढ़ाया जा रहा है अब आप आगे आएंगे तो ये चीजें निकल जाएंगी। फिर क्या होगा? आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो टाइम पर पढ़िए, है ना। पढ़ाई में किया गया इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आपको कई गुना ज्यादा क्या करेगा? वापस करेगा। जितना आप, जैसे आप 1 रुपए डालोगे, है ना, पढ़ाई में 1 रुपए इन्वेस्ट किया, निवेश किया, तो आपको लाखों रुपए क्या करेगी? पढ़ाई आपको लाखों रुपए का ज्ञान देगी, सम्मान देगी, नौकरी दिलाएगी, कोई अच्छा बिजनेस कर पाओगे, कुछ भी कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें, चलो। तो स्टार्ट क्या करना है, हमें देखना है क्या? सबसे पहले जो आपका 12वीं कक्षा का जो भूगोल है उसका नाम क्या? मानव भूगोल। अब जैसे कि हमने भूगोल में मुख्यतः कितनी शाखाएं पढ़ी थी कि हम भूगोल को सामान्यतः कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? एक तो मानव भूगोल हो गया और दूसरा कौन है? भौतिक भूगोल। कौन सा है? मानव भूगोल। और एक कौन हो गया? भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल बच्चों आप कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हो। कहाँ पढ़ चुके हो? अपनी 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हो। और अब जो आपकी 12वीं कक्षा में भूगोल है वो कौन सा है? मानव भूगोल है। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कौन रहेगा इस भूगोल में? आप जो भी चीजें पढ़ोगे इन टॉपिक्स में, इकाइयों में, वो कहीं ना कहीं मानव से संबंधित होंगी। ठीक है, हमारे और आपसे संबंधित होगी। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, जो आपका पहला ना, जो पहला चैप्टर है, पहली इकाई है या पहली यूनिट है, उसका नाम है मानव भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, क्या होता है मानव भूगोल, और इसके कौन कौन से ऐसे विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र का सीधा सा मतलब है कि मानव भूगोल को किन किन क्षेत्रों से, किन किन विषयों से संबंधित करके पढ़ा जाता है, या कौन कौन से विषय हैं जो मानव भूगोल से संबंधित है। तो ये क्या हो जाते हैं? इसके विषय क्षेत्र। जबकि हम अगर बात करते हैं कि इसकी प्रकृति, तो प्रकृति में कैसा है, जैसे हम भूगोल को देखते हैं तो भौतिक और मानव भूगोल, तो मानव भूगोल भी किस तरह का है, ये क्या है, हमें इस अध्याय में देखना है। तो चलो स्टार्ट करें। सबसे पहले कि पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक है, एक तो प्रकृति है और दूसरा क्या है? जीवन है। बिल्कुल है, प्रकृति और जीवन। जीवन यानी कि सीधा सा जीव। जीव, जीव कौन? जिसमें जीवन है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जानवर हो, चाहे कीट पक्षी हो, या घास फूस हो, जिसमें जीवन है वो क्या है? जीव है। तो 2 ही घटक हैं सबसे महत्वपूर्ण, एक है जीवन और एक कौन है? प्रकृति या भौतिक पर्यावरण, जैसे हवा, पानी, पर्वत, पठार, नदियां, मैदान, मिट्टी, खेत खलियान, ये सारी चीजें क्या हो गई? भौतिक। भौतिक का सीधा सा मतलब है, जैसे मैं कहूं कि ये जो बोर्ड है ना, जिस पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, जो स्क्रीन है, ये जो बोर्ड है, इसको मैं छू सकती हूँ, इसे मैं देख सकती हूँ, तो ये क्या है? भौतिक चीज है।
मुझे ये क्या दिख रही है, ये भौतिक है। जबकि अगर मैं कहूं कि मैं सोच रही हूँ कुछ, है ना, मैं सांस ले रही हूँ, है ना, मेरे मन में विचार आ रहे हैं, तो ये भौतिक है क्या? क्या मैं अपने विचारों को पकड़ सकती हूँ? क्या मुझे मेरे विचार दिखाई दे रहे हैं? आपको दिख रहे हैं मेरे विचार? मैं अभी क्या सोच रही हूँ? नहीं ना। मेरे मस्तिष्क में क्या चल रहा है? क्या दृश्य है? नहीं है। तो ये कैसी अभौतिक चीजें हैं, ये अभौतिक भावना या संवेदनाएं। जबकि यहाँ क्या हम बोल रहे हैं कि मुख्यतः पृथ्वी के पर दो घटक हैं। कौन कौन से? एक तो प्रकृति है, प्रकृति जो हमारे आसपास सारी चीजें हैं वो प्रकृति, और जीवन। पृथ्वी पर क्या है? जीवन। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है हमारे सौरमंडल का जिसमें क्या है? जीवन। हमारे सौरमंडल में प्रमुखता कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। इससे पहले कितने थे? 2006 से पहले तो 9 ग्रह थे। कौन से ग्रह को हटा दिया गया? प्लूटो को हटा दिया गया। कब हटाया? 2006 में हटा दिया गया। पृथ्वी पर सॉरी, और पृथ्वी भी क्या है? इन्हीं ग्रहों में से एक है। इतना हमें पता है। अब जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी को कहीं ना कहीं किस रूप में जाना जाता है? मानव के घर के रूप में जाना जाता है। तो हम कहाँ रह रहे हैं? हम पृथ्वी पर रह रहे हैं। हम कहाँ रह रहे हैं? हम पृथ्वी पर ही तो रह रहे हैं। हमारा निवास स्थान कहाँ है? पृथ्वी पर है। हमें भोजन की प्राप्ति कहाँ से हो रही? पृथ्वी पर। हमें जीवन जीने के लिए जो ऑक्सीजन मिल रही है वो कहाँ है? पृथ्वी पर। जल हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? जल बिन जीवन नहीं है ना। बिन पानी सम सून, ये सारी जो प्रचलित दोहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें प्राप्त कहाँ से हो रही हैं? ये तो हमें प्रकृति से ही प्राप्त हो रही है। और प्रकृति जो घटक है वो किसका है? पृथ्वी पर। पृथ्वी के जो प्रमुख घटक है उन्हीं में से एक घटक कौन है? प्रकृति है, नेचर है। जो क्या है? हमें कहते हैं ना कि ईश्वर प्रदत्त है प्रकृति, है ना। प्रकृति हमारे आने से पहले भी थी। तो प्रकृति, और प्रकृति से ही जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण घटक कौन है? मानव। मानव और अन्य जितने भी जीव हैं वे, तो सभी को हमने क्या कह दिया? जीवन कह दिया। तो पृथ्वी के कितने घटक हैं? दो प्रमुख घटक हैं बच्चों। कौन कौन से? एक है मानव, या सॉरी, मानव की जगह अगर मैं कहूं, एक क्या है? प्रकृति, और एक जो जीवन है ना, जिसमें सभी जीव क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं, जिसमें मनुष्य भी क्या है? सम्मिलित है। भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। यानी कि जो पृथ्वी पर जो पर्यावरण है, जो परिवेश है, उसमें जो भौतिक पर्यावरण है उसका अध्ययन करने वाला भूगोल ही क्या है? भौतिक भूगोल है। तो भूगोल की भी अपनी बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारे विषय क्षेत्र हैं। उनमें भी जब भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है तब हम कहते हैं कि ये क्या है? भौतिक भूगोल है। तो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जा रहा है? भौतिक भूगोल के अंतर्गत। और हमें यहाँ क्या देखना है? मानव भूगोल। तो एक चीज आप नोट करके रखिए कि कभी आपसे क्या पूछ ली जाती है, डेफिनेशन पूछ ली जाए या कुछ और, तो आपको क्या पता होना चाहिए कि भौतिक भूगोल क्या करता है? भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करता है। ठीक है। और मानव भूगोल क्या करता है? क्योंकि दो चीजें हमने देखी। अगर भूगोल को सामान्यतः बांटे तो कितने भागों में हमने बांटा? दो भागों में बांट लिया। कौन कौन सा भाग था? सबसे पहला था भौतिक, है ना, भौतिक भूगोल। और दूसरा कौन था? मानव भूगोल। और हम यहाँ क्या देख रहे हैं? मानव भूगोल देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? मानव भूगोल देख रहे हैं, है ना। क्या देख रहे हैं? मानव भूगोल देख रहे हैं। तो मानव भूगोल क्या करता है? मानव भूगोल जो मानव की क्या है? मानव भूगोल क्या? भौतिक, प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, परिघटनाओं, और क्या होता है? सामाजिक, आर्थिक भिन्नताएं, स्थानिक वितरण, और घटित होने वाले बहुत सारी जो घटनाएं हैं, कहीं ना कहीं उनका क्या करने वाला? अध्ययन करने वाला विषय कौन है? तो वो है मानव भूगोल। एक बार और देख लेते हैं। तो मानव भूगोल क्या है? बेसिकली सामान्यतः मानव भूगोल क्या है? जिसमें भौतिक, प्राकृतिक एवं मानव जगत के बीच संबंध, भौतिक, प्राकृतिक और मानव जगत जो है, देखो भौतिक पर्यावरण हो गया, प्राकृतिक पर्यावरण हो गया, और मानव जगत, इनके मध्य बीच संबंध या इनके बीच के संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण, कि कौन कौन सी मानवीय परिघटना हो रही है, जैसे विकास हो गया,
है ना? कहीं जनसंख्या बढ़ रही है, कहीं क्या हो गया, मृत्यु दर बढ़ रही है, कहीं बीमारियां फैल गई हैं, कहीं बहुत ज्यादा पिछड़े क्षेत्र है, गरीबी है, बेरोजगारी है। तो मानवीय परिघटनाएं जो हैं, उनका स्थानिक वितरण की मानव से संबंधित घटनाएं, उनका स्थानिक अलग अलग स्थानों पे किस प्रकार से वितरण है, किस प्रकार से वो मानव के बारे में हम देख सकते हैं कि मानव की स्थिति इस जगह कैसी है, मानव से संबंधित अलग अलग चीजें किस प्रकार से हमें क्या कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं, तो वो हम कहाँ पढ़ते हैं, मानव भूगोल में। और क्या आ जाता है, तथा उनके घटित होने के कारण, कि मानवीय घटनाएं जो है, मानवीय परिघटनाएं वो घटित क्यों हो रही हैं, तो उनके कारण भी हमें क्या करते हैं, उनके कारणों का पता करने के लिए भी किस विषय को पढ़ा जाता है, मानव भूगोल को, या उनके कारणों का अध्ययन भी कहाँ पढ़ा जाता है, तो वो मानव भूगोल में। विश्व के विभिन्न भागों में, है ना, सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन भी करता है, कि विश्व के अलग अलग देश, जैसे आपने सुना होगा कि भारत क्या है, एक विकासशील देश है, अमेरिका विकसित है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था सब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ना, भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है ना। तो ये सारी चीजें, कि जो विश्व है, तो विश्व में भी सामाजिक रूप से क्या बदलाव हुए, जैसे हमारे भारत जो है वो कहीं ना कहीं पूर्वी, है ना, पूर्वी गोलार्ध का भाग है। और अगर मैं कहूँ कि हमारे भारत की संस्कृति अलग है, कल्चर अलग है, पहनावा अलग है, खान पान अलग है, मौसम अलग है, तो ऐसा ही किसी अन्य देश में हम क्या देखते हैं कि वहाँ की प्रकृति या वहाँ का पर्यावरण अलग है, वहाँ का खान पान, रहन सहन, वहाँ के जो लाइफस्टाइल है ना, जीवनचर्या जो है वो अलग है, उनकी सोच विचार अलग है। जैसे देखा होगा भारतीयों के वस्त्र और विदेशियों के वस्त्र देख लो, हमारा खाना देख लो, उनका खाना देख लो, तो ये सारे जो पूरा विश्व है, विश्व में इस तरह के सामाजिक और आर्थिक जो बदलाव हैं, या आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो विभिन्नताएं हैं, जो अंतर दिखाई दे रहा है, वो अंतर भी हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत पढ़ते हैं साथियों, मानव भूगोल के अंतर्गत। तो क्या इतनी चीज क्लियर? चलो, तो मानव भूगोल क्या क्या बता रहा है, प्राकृतिक और मानवीय जगत के बीच संबंध बता रहा है, मानवीय घटनाओं के स्थानिक वितरण बता रहा है, और क्या बता रहा है, उनका कारण भी बता रहा है कि मानवीय घटनाएं किस कारण से क्या हो रही, घटित हो रही हैं। विश्व में सामाजिक आर्थिक भिन्नताओं का भी अध्ययन करने वाला जो विषय है वो कौन है, मानव भूगोल है। कौन है, मानव भूगोल। ठीक है, चले आगे। अब एक विषय के रूप में अगर हम देखें, तो भूगोल का मुख्य सरोकार क्या है, पृथ्वी के घर के रूप में, है ना, पृथ्वी, है ना, पृथ्वी को क्या, मानव के घर के रूप में, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी को सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं कहूं कि पृथ्वी क्या, तो मानव का निवास, है ना, जिस पर जीवन है, एक जीवित ग्रह है पृथ्वी, क्योंकि मात्र हमारे सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर अभी क्या है, जीवन है ना, अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना है, लेकिन वहां जीवन नहीं है। तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर क्या है, जीवन है, और यहाँ पर जीवित प्राणी क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। तो पृथ्वी को मानव के घर के रूप में हमने जान लिया। अब भूगोल में अध्ययन करते हैं पृथ्वी का, मानव का अध्ययन कर रहे हैं मानव भूगोल में। तो पृथ्वी और मानव क्या एक दूसरे से अलग है, मानव किसी और ग्रह पे रहता है क्या, पृथ्वी पर ही तो रहता है। ठीक है, दूसरा, उसको समझना, क्या समझते हैं बिल्कुल कि पृथ्वी क्या है, मानव का घर ही है, हम कहाँ पृथ्वी पर रह रहे हैं, और सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को पोषित किया। तो मानव भूगोल सीधा था, जिसके जिसका प्रभाव या जिसका सीधा सीधा हम कहें संबंध किससे है, मानव से है। भूगोल के ऐसे सभी घटकों का अध्ययन मानव भूगोल में करते हैं। तो हमने देखा कि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी मानव के घर के रूप में हमने पृथ्वी को समझा कि पृथ्वी क्या है, मानव का घर है। दूसरा, ऐसे अन्य घटकों को भी हमें देखना है जिनको कहीं ना कहीं, जिनके द्वारा मानव को पोषित किया जा रहा है, जैसे भोजन,
वस्त्र, आवास, ऑक्सीजन जो मिल रही है, जल मिल रहा है ना, आवास के लिए भूमि मिल रही है, पर्वत पठार नदियां, जो भी सारी चीजें हैं जिनसे मानव का परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से क्या है संबंध है, वे सभी विषय क्षेत्र क्या है मानव भूगोल के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो यहां देखिए, अतः प्रकृति और मानव क्या है, मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है कि प्रकृति जो है और मानव जो है, उन दोनों का अगर हम साथ में अध्ययन करते हैं, उन दोनों का अध्ययन बहुत अच्छे से करते हैं, तो ये अध्ययन किया कहाँ जाएगा, मानव भूगोल में। कहाँ किया जाएगा, मानव भूगोल में। दूसरा, एक विषय के रूप में जब हम भूगोल को देखते हैं तो इसे हम नियम बनाने वाला, है ना, जब हम एक विषय के रूप में देखते हैं, देखो कोई विषय होगा तो उस विषय के कुछ नियम होंगे, जैसे हम साइंस पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें कुछ सिद्धांत होंगे, उन सिद्धांतों के आधार पर ही उस विषय को आगे बढ़ाया जाएगा, उस विषय के बारे में पढ़ा जाएगा। तो ऐसे ही भूगोल में भी कुछ सिद्धांत होंगे, कुछ नियम होंगे, जैसे पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग सिद्धांत दिए गए, मृदा की उत्पत्ति के बारे में अलग सिद्धांत है, पर्वत कैसे बने इनके बारे में अलग सिद्धांत है, अलग अलग भूगोलवेत्ता, अलग अलग वैज्ञानिक, अलग अलग खोजकर्ताओं ने अपने अपने सिद्धांत दिए। अरस्तु ने कुछ कहा है, हेरोडोटस ने कुछ कहा, इराटोस्थनीज ने कुछ कहा, टॉलमी भैया कुछ और कह गए। तो ये सारे जो भूगोलवेत्ता थे या जितने भी दार्शनिक थे, तो इन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए। इसी प्रकार यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर हम एक विषय के रूप में, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, मानव भूगोल एक विषय के रूप में, तो एक मानव भूगोल एक विषय ही तो है जिसमें हम बहुत सारी चीजों का क्या कर रहे हैं, अध्ययन, और कहीं ना कहीं उसका केंद्र बिंदु कौन है, मानव है। कौन है, मानव है। ठीक है बच्चों, तो एक तो हमने बोल दिया कि नियम बनाने वाला है। अब नियम बनाने वाला, या हम इसे क्या कर सकते कह सकते हैं, सिद्धांतकार है। ठीक है, कौन है, सिद्धांतकार है। तो ये क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं, या नोमोथेटिक है जो नियम बना रहा है, या फिर हमें क्या, हम इसे क्या कह सकते हैं, विवरणात्मक कह सकते हैं। विवरणात्मक का मतलब जिसमें किसी भी विषय का, किसी भी बिंदु का, या किसी भी हम कहें क्षेत्र का विस्तृत वर्णन हो, विवरण हो, वही क्या है, विवरणात्मक। तो हम देख रहे हैं कि नहीं, यहाँ क्या क्या, किस चीज का वर्णन, मानव, प्रकृति, और क्या हो गया, इनसे जितने भी संबंधित क्या है, क्षेत्र हैं, इनसे संबंधित जो क्षेत्र हैं या जो विषय है, उन सभी का अध्ययन करने वाला एक विषय के रूप में ही तो हम किसको देख रहे हैं, मानव भूगोल को। क्लियर। अब यहां देखो, विवरणात्मक या भावचित्रात्मक, भावचित्रात्मक या फिर इडियोग्राफिक। ठीक है, विवरण देने वाला जो है, जो क्या कर रहा है, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु, वस्तु तो नहीं कह सकते, हम क्या कहेंगे, कोई क्षेत्र हो गया, प्रकृति हो गई, मानव हो गया, मानव से संबंधित कोई विषय क्षेत्र है, किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कोई भी स्थलाकृति है, या फिर कोई परिघटना है, कोई घटना है, तो उसका जब विवरण रूप में हम विवरण देते हैं, हम उसे डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो मानव भूगोल है वो क्या है, विवरणात्मक है। दूसरा क्या है, नियम बनाने वाला है, सिद्धांत बनाने वाला है, क्योंकि कोई भी विषय है उसमें कुछ नियम होंगे, कुछ सिद्धांत होंगे। प्रत्येक, अगर हम हमारी अपनी बात करें या आपकी बात करें, तो हर व्यक्ति के जीवन में जिस प्रकार से सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कि कुछ बोलते हैं अरे मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, कुछ लोगों को मुझे 5 बजे उठना है, सुबह उठते ही सूर्य भगवान को जल अर्पित करना है, कुछ लोग कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, कुछ का मेन टारगेट हो सिद्धांत कि नहीं मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे एक अच्छी लाइफ जीनी है। तो सबके सिद्धांत होते हैं, और एक अगर आदर्श सिद्धांतों के साथ जीवन जिया जाए तो बहुत अच्छा। इसी तरह कोई भी अगर विषय है तो वो भी सिद्धांतों और नियमों पर चलता है। तो कहीं ना कहीं जो मानव भूगोल अगर विषय के रूप में देखते हैं, तो नियम और सिद्धांतों वाला या फिर विवरणात्मक भी क्या है, एक विषय है। ठीक है बच्चों, बढ़े आगे। देखो,
अब मानव भूगोल की जो अलग अलग वैज्ञानिक या भूगोलवेत्ताओं ने जो परिभाषा दी है, उसे हमें क्या करना है, देखना है और थोड़ा समझना है। क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में परिभाषा दे दे और आपसे नाम पूछ ले कि ये परिभाषा किस भूगोलवेत्ता ने दी है। तो सबसे पहले देखते हैं रेड जेल, है ना, बहुत ही फेमस क्या है, ये भूगोलवेत्ता है। तो रेडजेल जो है, इन्होंने कहा कि मानव भूगोल क्या है, मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों को संश्लेषित कर, है ना, संस्कार संश्लेषित अध्ययन है। यानी कि जो मानव समाज है, जिस परिवेश में हम रह रहे हैं, हम आप हमारे पास पड़ोस वाले, जो एक बहुत बड़ा जो दायरा है समाज का, मानव समाज का, वह मानव समाज और धरातल के बीच संबंध, जिस भूमि पर हम रह रहे हैं, जिस धरा पर हम रह रहे हैं, तो उनका संश्लेषित अध्ययन क्या है, मानव भूगोल है। जब हम भूगोल और मानव समाज को साथ में एक दूसरे से परस्पर रूप से हम समझते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। संश्लेषण का मतलब क्या, एनालिसिस, बहुत ही डीपली या गहराई से हम जब किसी चीज को समझते हैं तो हम क्या कहते हैं कि वो क्या है, हमने संश्लेषित अध्ययन किया है, कैसा, एनालिटिकल स्टडी की है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ संश्लेषित अध्ययन है, बहुत ही गहरा अध्ययन है, गहन अध्ययन जब किया जाता है एक दूसरे को परस्पर साथ मानकर, किसे, मानव समाज को, और किसे साथ माना है इन्होंने, कि जो धरातल है, इनका जो संबंध है, इनके मध्य जो संबंध है, वही क्या है, मानव भूगोल है। दूसरे वैज्ञानिक, या मैं कहूं कि दूसरे भूगोलवेत्ता एलन सी सैंपल, है ना, तो जो सैंपल महोदय हैं, इन्होंने क्या कहा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी, अब अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच क्या है, परिवर्तनशील संबंधों का क्या है, अध्ययन है। अस्थिर पृथ्वी क्यों कहा, अस्थिर पृथ्वी इसलिए कहा क्योंकि पृथ्वी क्या स्थिर है, पृथ्वी जो है क्या स्थिर है, नहीं है। पृथ्वी लगातार अपने अक्ष पर, अपने एक्सिस पर क्या कर रही है, घूम रही है। किस दिशा में घूम रही है, तो मैं कहूं पश्चिम से पूर्व दिशा में घूम रही है पृथ्वी। अगर मैं पृथ्वी अर्थ लिख दिया, तो जो इसकी पृथ्वी की दिशा है घूमने की, वो कहाँ है, पश्चिम से पूर्व। कहाँ घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा में, ठीक, लगातार घूम रही है। दूसरा, अपने अक्ष पर भी झुकी हुई है पृथ्वी, अपने अक्ष पर झुकी है कि नहीं, 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी पर भी, जो पृथ्वी है, पहली बात तो स्थिर नहीं है कि नहीं एक बड़ा सा गोला है एक जगह रखा हो, ऐसा है क्या, नहीं है। दूसरी चीज, मानव जो संबंध या क्रियाशील मानव, अब मानव भी स्थिर का है, मानव भी क्रियाशील है, खुरापाती दिमाग तो होता ही है मनुष्य का, है ना कुछ एक्टिविटी करता रहता है, कुछ ना कुछ नई नई नवाचार करता रहेगा, क्रियाशीलता कर रहा है, कुछ ना कुछ करता रहता है। नहीं तो हम आज भी आदि मानव के आदि मानव होते, हम यहाँ आधुनिक मानव नहीं बन पाते। तो मानव भी कैसा है, क्रियाशील है। अब मानव भी क्रियाशील है, प्रकृति भी अस्थिर है, परिवर्तनशील है। तो इन दोनों का अध्ययन करने वाला, या इन दोनों के बीच परिवर्तनशील संबंधों का, क्योंकि लगातार संबंध परिवर्तित हो रहे, जो पृथ्वी है, पृथ्वी अस्थिर है, उस पर जो भी भौतिक या प्राकृतिक चीजें हैं वो भी अस्थिर है। मौसम अस्थिर है, जलवायु स्थिर है। ऐसा है क्या फिक्स रहेगी जलवायु, मौसम फिक्स रहेगा, बारिश फिक्स रहेगी, इतने सेंटीमीटर होनी है तो इतने सेंटीमीटर होनी है, टेम्परेचर इतने से बढ़ेगा नहीं, इतने डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होगा, ऐसा कुछ है क्या, नहीं, अस्थिर है सारी चीजें। ये क्या है, सारी चीजें लगातार गत्यात्मक है, परिवर्तनशील है, और मानव जो है वो भी क्रियाशील है। तो इन दोनों के बीच के जो परस्पर संबंध है वो भी कैसे हैं, परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन क्या है, मानव भूगोल में। अब परिवर्तनशील संबंध कैसे, देखो, पहले मानव को प्रकृति से क्या चाहिए था, पृथ्वी से क्या चाहिए था, सबसे पहले जब मानव उत्पन्न हुआ, है ना, एक बच्चा भी जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या, उसे भूख लगती है, उसे क्या चाहिए होता है, पेट भरने के लिए दूध चाहिए होता है। तो जो बच्चे भी हैं, है ना, जिस तरह बच्चे, उसी तरह क्या होगा, मनुष्य ने जन्म लिया पृथ्वी पर या किसी अन्य जीव ने लिया, तो सबसे पहली आवश्यकता हमारी क्या होती है, भोजन। भोजन मिल गया, फिर हमें क्या चाहिए, आवास चाहिए, यानी कि घर चाहिए। ये भी मिल गया, फिर हम क्या करेंगे, हमें वस्त्र चाहिए भैया।
है ना। तो सबसे पहली जो आवश्यकता है वो भोजन है। तो नाम भी सुना होगा ना, रोटी कपड़ा और मकान। क्या चाहिए हमें? रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए। ठीक। आदि मानव थे, सबसे पहले भैया रोटी की आवश्यकता थी। फिर तन ढकने के लिए कपड़े, कपड़े नहीं थे तो पत्ते इस्तेमाल किए। फिर कहा कि नहीं ऐसे भी नहीं बच पा रहे हैं, बारिश में भीग जाते, गर्मी में गर्मी लगती है और सर्दियों में सर्दी लगती है, ठंड से ठिठुरते हैं। तो आदि मानव ने क्या किया, गुफाओं में रहना स्टार्ट कर दिया, है ना। फिर धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, धीरे धीरे उन्होंने झोपड़ियां बनानी प्रारंभ कर दी। फिर उन्होंने मिट्टी के घर बनाए और आज हम, है ना, बहुमंजिला इमारतों में रहने लायक हो चुके हैं। हमने पचासों तब मंजिलों, इससे भी ज्यादा मंजिल के क्या है, घर बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई जा रही है, कांच ही कांच की बिल्डिंग है सारी, बढ़िया A1 क्लास का फर्नीचर है, ये डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर को हायर कर रहे हैं, दुनिया भर की चीजें हैं। तो कहीं ना कहीं मानव भी क्या है, क्रियाशील है, चुपचाप नहीं बैठता, खुरापाती दिमाग है मानव का। तो इसी तरह, तो अगर मानव की आवश्यकताएं बदल रही हैं, तब क्या होगा, पृथ्वी, है ना, जो स्थिर है, तो पृथ्वी के जो प्राकृतिक चीजें हैं, प्राकृतिक जो संसाधन है, उनसे भी मानव के बीच या उनका और मानव का संबंध नहीं बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। ठीक है। तो ये दो मुख्य परिभाषाएं थी, एलन सी सैंपल ने क्या कहा और रेडजिल ने क्या कहा। अब बच्चों आगे का इसका जो हमारी क्लास रहेगी वो हम देखेंगे अपनी अगली कक्षा में। हमारा जो अगला लेक्चर होगा उसमें हम आगे का जो आपका पाठ्यक्रम है वो क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ ही आज की जो हमारा लेक्चर है, आज की जो हमारी क्लास है यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार।